So, hi everyone, and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian Polity. So, in today's session, guys, we are going to discuss the evolution of Panchayati Raj. 2-3 sessions will be dedicated to the local government. 2 से 3 sessions होंगे local government के, and out of all these 2 or 3 sessions, today's session will be focused on the evolution of the Panchayati Raj, the history of the Panchayati Raj, what is the story behind establishing these Panchayati Raj system in the country. All right, so let's begin with the session without any delay, and let's talk about the history of Panchayati Raj in India. हमारे देश में जो पंचायती राज की हिस्ट्री रही है उसकी बात करते हैं. So Gandhi ji was always a big proponent of the grassroots democracy. गांधी जी हमेशा ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते थे, एंड ही यूज्ड टू से दैट फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस. गांधी जी का मानना था कि जो हमारे देश का भविष्य है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे रहता है, वो गांव में रहता है. उन्होंने बोला था भारत जो है एक्चुअली कहाँ पे रहता है, गांव में रहता है. सो दैट वाज वेरी क्लियर दैट गांधी जी वाज द बिग प्रोपोनेंट ऑफ द ग्रास रूट डेमोक्रेसी. उनका ये मानना था कि अगर विलेज में बैठा हुआ एक कोई विलेजर अपनी कोई ग्रीवेंस रेज करना चाहता है, सो ही कैन नॉट रीच टू द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट. लेट्स से कि ये एक छोटा सा विलेज है, एंड इन दिस विलेज देयर इज अ विलेजर. If this villager wants to reach to the state government, then that sphere is too much wide. अब इसको यहाँ तक पहुँचने is impossible, and even the sphere of union government is even wider. वो और ज़्यादा wide है. So if this person, if this villager wants to address any grievance, then how it is impossible for him to reach to the state government or to the union government. And that's why Gandhi ji प्रपोज्ड कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए जहां पे कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात की जाए. ऑलराइट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आल्सो हैज द विजन रिगार्डिंग दिस. दैट्स व्हाई दे पुट आर्टिकल नंबर 40 इन द DPSP sections of the Constitution of India, and this article says that the state shall take steps to organize and empower the village panchayats as the units of self government. Now, organize and empower, please focus on the words. Article 40 is not talking about establishing the Panchayati Raj. It is talking about organizing and empowering the village panchayats. Why so? This is because पंचायती राज तो हमारे देश में एशियन टाइम से चल रहा है. हमारे देश में पंचायत तो एशियन टाइम से थी ना, बुद्ध के टाइम से भी थी, राजा महाराजाओं के टाइम से थी. ऑलराइट, so it is not talking about establishing the panchayat, it is just talking about the organizing and empowering of the village panchayat. एंड दिस आर्टिकल 40, इस आर्टिकल 40 को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन माइंड दिस आर्टिकल 40, द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल 40, बहुत सारी गवर्नमेंट ने, नेशनल गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं. देयर वर वेरियस कमिटीज फॉर रिकमेंडिंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजिंग एंड एम्पावरिंग ऑफ द विलेज पंचायत्स. बहुत सारी कमिटीज हमारे आज़ाद भारत के इतिहास में बनी है ताकि हमारे पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके. ऑलराइट, सो ये छोटी सी बात है. ये इंट्रोडक्शन था कि आर्टिकल 40 हमारे संविधान में ऑलरेडी था. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके पास ऑलरेडी विजन था दैट दे वांट टू एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट एंड वेल फंक्शनिंग पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री. नाउ अब देखो, छोटी सी कहानी और मैं आपको बताना चाहूंगा. जब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वीडियोस में हमने ये जाना था कि कैसे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कैसे मोबिलाइज किया था डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को टू टेक पार्ट इन द इंडिपेंडेंट स्ट्रगल. इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में कैसे पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने मोबिलाइज किया था, ये हमने समझा था. सबको बताया गया था कि सबकी मांगे जो है, सबके सपनों का जो भारत है उनको मिलेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वुमेन वॉन्टेड द इक्वल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, स्टूडेंट वॉन्टेड द क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, the peasants and the laborers wanted the overall socio-economic development. तो ये सभी सपने हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उनको दिखाए थे कि आज़ाद भारत में ये सारी चीज़ें होंगी और ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी. ऑलराइट, सो नाउ आफ्टर द इंडिपेंडेंस द टाइम, उसके बाद समय आ चुका था कि इन सभी सपनों को पूरा किया जाए. बिकॉज नहीं करते तो क्या होता, देखो अब इन सब लोगों को सपना तो दिख गया था कि एक देश ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट की जा सकती हैं. So if they could protest against the Britishers, they could also protest against the government जो कि उस समय चल रही थी हमारे देश में आज़ाद होने के बाद. तो इसलिए नेहरू जी ने सोचा कि now it is the time to fulfill all the ambitions, all the dreams of all the sections of the society, and that is why community development program was launched in the year 1952.
with an overall objective of development of the rural India, and not only development, the socio-economic development of the rural India के लिए this community development program was launched in the year 1952. But the problem with this community development program, guys, was this कि दिल्ली में बैठे बैठे it was very difficult to reach out to the small villages in corners of the country. So that's why government came up with a new national extension services program. नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम 1953 में लाया गया. अब इसका ऑब्जेक्टिव ये था, the objective of national extension service is to do small developments in the villages, and after the small developments in these villages were completed, they were to be transferred to the community development program for the bigger developments. ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस में क्या था, छोटे छोटे डेवलपमेंट्स करे जा रहे थे गांव में, विलेजेस में, एंड जब वो छोटे डेवलपमेंट्स हो जाते थे तो फिर उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर पुट कर दिया जाता था कि नाउ द स्मॉल डेवलपमेंट्स हैव बीन डन, नाउ इट्स टाइम फॉर बिगर डेवलपमेंट्स थ्रू द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. बट हुआ ये, दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज अ कंप्लीट फेलियर एंड देयर वर वेरियस रीजंस फॉर इट्स फेलियर. उसके जो मेजर इंपॉर्टेंट रीजंस थे वो ये थे कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इट ओनली बेनिफिटेड द रिच फार्मर्स. Once again, let me rub all this. This community development program only benefited the rich farmers. Number one, this was the problem with community development program. All right. Number two, the problem was it did not focus on the people's participation, which was the basic objective of the grassroots democracy. It did not focus on the people's participation, which means participative democracy was not there, and actually that was the थिंग विच वॉज जो कि गांधी जी ने प्रपोज किया था. ऑलराइट. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस वर देयर, बिकॉज हम रिसेंटली आजाद हुए ही थे तो बहुत ज्यादा वीकनेस थी. अदर देन दिस, रेड टेपिज्म वाज देयर, देयर वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा था. इन सभी रीजंस की वजह से द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज नॉट एबल टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव इन एन एफिशिएंट मैनर. सो इसी के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे रिकमेंडेशन देने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1957 टू गिव रिकमेंडेशन ऑन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड हाउ वी कैन मेक द पंचायती राज मोर एफिशिएंट. सो बलवंत राय जी मेहता गेव द रिकमेंडेशन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी. उन्होंने बताया कि भाई जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए एंड दैट पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड इन अ डेमोक्रेटिक मैनर. मतलब द मेंबर्स हु विल रूल दीज पंचायती राज सिस्टम विल शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड. ठीक है, तो इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस थे उनकी. नंबर वन, ही टॉक्ड अबाउट, दिस कमेटी टॉक्ड अबाउट द 3-tier पंचायती राज सिस्टम. एट द विलेज लेवल, दिस कमेटी recommended the gram panchayat, at block level panchayat samiti, and at district level zilla parishad. So this committee recommended 3-tier panchayati raj system at village, block and district level. Village level पे gram panchayat, block level पे panchayat samiti and district level पे zilla parishad. Village panchayats, the members of the village panchayats were to be directly elected, while the members of panchayat samiti and zilla parishad were to be indirectly elected by and amongst the members who are directly elected from the village panchayats. District collector should be the chairperson of Zilla Parishad as recommended by this Balwant Rai Mehta committee. Other than this, this committee recommended that the Panchayat Samiti should be the executive body, while Zilla Parishad should be the advisory, coordinating and supervisory body, and it will be the duty of this Gram Panchayat. It will be the duty of this Gram Panchayat to implement all the plans, all the जितने भी schemes, जितनी भी planning होगी उसको implement करने का काम किसका था? ग्राम पंचायत का. Alright. Now this committee also recommended that adequate resources should be transferred to these bodies to enable them to discharge their functions and fulfill their responsibilities, so that there is no too much interference of the state government. And based on these recommendations, ये जो recommendation थी इनको एक्सेप्ट कर लिया गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा. दीज रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड बट हियर, यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने किसी रिजिड पैटर्न पे इंसिस्ट नहीं किया.
The National Development Council did not insist on the rigid patterns and left over the state governments that how they want to design their Panchayati Raj system. ठीक है? And based on the recommendation of Balwant Rai Ji Mehta Committee, Rajasthan became the first state to implement Panchayati Raj in Nagaur district. And Rajasthan was followed by Andhra Pradesh. उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ने अपने 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 रिस्पेक्टिव स्टेट्स में पंचायती राज को एस्टैब्लिश कर लिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी. बट यहाँ पे अब क्योंकि एनडीसी ने रिजिड होने के लिए मना कर दिया था, तो ऐसा हुआ था कि कुछ स्टेट्स में देयर वर 4 टियर पंचायती राज सिस्टम. फॉर एग्जांपल इन West Bengal there was 4 tier पंचायती राज सिस्टम. In Rajasthan there were 3 tier पंचायती राज सिस्टम. So सारा सिस्टम जो था वो अलग अलग था. There was no uniformity in the पंचायती राज सिस्टम. Alright, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे चलें. दिस वाज रिगार्डिंग द बलवंत राय मेहता कमेटी. तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में जब ये पंचायती राज सिस्टम बन गया, सो 1964 में एक और कमेटी बनाई गई. इन 1964 वन मोर कमेटी वाज फॉर्म्ड व्हिच वाज हेडेड बाय मिस्टर सादिक अली to examine the performance of the पंचायती राज सिस्टम in the नागौर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो उन्होंने ये एग्जामिन किया और ये बताया कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायती राज सिस्टम है दैट इज अ कंप्लीट फेलियर ड्यू टू वेरियस रीजंस. नंबर 1 is the lack of awareness among the people. Awareness is not there as to how they can efficiently use the panchayati raj system. First problem was this. Number 2 was the lack of funds. There were not enough funds for available to the panchayati raj system in Nagaur district so that they can function properly. Other than this, the same reasons, the administrative weakness, the lack of coordination, the red tapeism, due to all these things, the Panchayati Raj system in Nagaur district was declared as a failure by Sadiq Ali committee. Alright, तो इसके बाद चलता रहा धीरे धीरे करके. उसके बीच में कोई भी फिर कोई कमेटी नहीं बनाई गई. उसके बाद नेक्स्ट कमेटी वाज फॉर्म्ड by जनता पार्टी गवर्नमेंट इन द ईयर 1977. सो यू मस्ट बी अवेयर दैट आफ्टर इमरजेंसी कांग्रेस की सरकार गिर गई थी. 77 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी एंड प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई. सो जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड अशोक मेहता कमेटी अगेन टू गिव रिकमेंडेशन ऑन the efficient working of Panchayati Raj system, how they can make Panchayati Raj system more efficient. Ashok Mehta committee recommended 2-tier Panchayati Raj system. So many times these questions have been asked in the exam. बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के बारे में करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी होती है. सो बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड द 3-tier पंचायती राज सिस्टम while Ashok Mehta recommended the 2-tier पंचायती राज सिस्टम at district level and at मंडल लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद एंड मंडल लेवल मतलब कि ग्रुप ऑफ विलेजेस पे मंडल पंचायत. एंड मंडल पंचायत शुड consisted of a group of villages with population 15,000 to 20,000. This committee recommended that Zilla Parishad should be the executive body responsible for planning at the district level. The seats, yes, that's very important provision. The seats should be reserved for SCs and ST and total 132 recommendations were given by this committee. सीट्स रिजर्व होनी चाहिए एससी और एसटी के लिए. देयर शुड बी अ रेगुलर ऑडिट बाय अ डिस्ट्रिक्ट एजेंसी. डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस अशोक मेहता कमेटी ने दी थी बट कुछ हो नहीं पाया बिकॉज ये जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी 1980 में गिर गई. तो इसके जो कमेटी के रिकमेंडेशंस थे इसके ऊपर कोई ज्यादा एक्शन नहीं ले पाए भारत सरकार. ठीक है, नो एक्शन कुड बी टेकन ऑन दिस कमिटी आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट. हाउएवर कर्नाटका, वेस्ट बंगाल took some recommendation from the Ashok Mehta committee. All right, so after this GVK Rao committee was formed in the year 1985. He was the member of planning commission and this committee was formed by planning commission only, and this committee recommended that the district should be the proper unit for planning and development and Zilla Parishad should become the principal body for management of all development program. Now अभी तक देखो, अब अपने दिमाग में रखना, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. अभी तक इट वाज ओवर दी स्टेट्स कि वो कितने लेवल का पंचायती राज सिस्टम अपने यहाँ पे रखना चाहते हैं. तो कहीं जगहों पे 2 लेवल का चल रहा था, कहीं जगहों पे 3 लेवल का चल रहा था, कहीं जगहों पे 4 लेवल का चल रहा था. देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम. ऑलराइट, अभी तक भी कोई बात नहीं हुई थी. So GVK Rao committee recommended that district should be the proper unit for planning and development, और जो जिला परिषद होगा that will become the principal body for management of all the development plans. Then
some of the planning functions at the state level should be transferred to the district level planning units. Only then we would be able to achieve the dreams of grassroots level democracy. A post of district development commissioner should be created. This committee recommended this, and he should act as the CEO of Zilla Parishad. And currently also there are various states जहाँ की पंचायत में जिला परिषद के CEO भी हैं. An election should be held regularly. Election जो है वो continuously होने चाहिए. These are the 4 important recommendations of GVK Rao committee that was formed in 1985 by the Planning Commission. He was also the member of Planning Commission. All right. Now let's move ahead to another committee, that was LM Singhvi committee. It was formed by Rajiv Gandhi government in 1986. इसको राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बनाया था 1986 में, और इसमें this committee for the first time talked about the constitutional recognition of the Panchayati Raj institution. This is very important. This can be asked in your exam. Which committee for the very first time recommended for the constitutional recognition of the Panchayati Raj institution? So that was LM Singhvi committee. So Panchayati Raj institution should be constitutionally recognized, protected and preserved. This committee also recommended that Nyay Panchayats should be established for a cluster of villages, ताकि जो न्याय है उसको देने में देरी ना हो. Village panchayats should have more financial resources, and judicial tribunals should be established in each state to adjudicate controversies about elections to Panchayati Raj institution. Panchayati Raj institution के रिस्पेक्ट के, इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उसके लिए देयर शुड बी establishment of judicial tribunals to adjudicate these controversies. Alright, so these are the 4 major recommendations of LM Singhvi committee, and the very major recommendation was this one: the PRI should be constitutionally recognized, protected and preserved. After that, a committee was formed in the year 1988 which was chaired by PK Thangon. Okay, so it is PK Thangon committee. This committee also recommended that the Panchayati Raj institution should be constitutionally recognized. Now अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि which of the following committee or committees recommended the constitutional recognition of Panchayati Raj institution? So number 1 we have discussed LM Singhvi committee, number 2 PK Thangon, and Gadgil committee जो हम आगे पढ़ेंगे उन्होंने भी recommend किया था. Alright. So this committee recommended the 3-tier system of Panchayati Raj at village, block and district level, same as the Balwant G Mehta committee. Yes. Another important thing, the fixed tenure of Panchayati Raj system should be 5 years. ये एक नई बात निकल के आई पीके थंगवान कमेटी में. जो पंचायती राज सिस्टम होगा, जो भी इलेक्ट होके लोग आएंगे, उनका जो टेन्योर है वो 5 साल का होगा. मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन ऑफ अ बॉडी शुड बी ऑफ 6 months. मतलब अगर एक सेशन 5 साल बाद खत्म हो चुका है, लेट्स से कि आज कितनी तारीख है, 12 जनवरी को 2022 को अगर किसी पार्लियामेंट का, किसी पंचायत का सेशन खत्म हो गया है, तो उसके बाद वो एक्सटेंड की जा सकती है अप टू द 6 months ओनली. रिजर्वेशन, इट इज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, एंड not only for SCs and ST, it also recommended that the seats in the Panchayati Raj institution should be reserved for the women. Women reservation की भी बात यहाँ पे हुई. This committee also recommended that the State Finance Commission should be set up, which would lay down the criteria for devolution of finances to Panchayati Raj, और आगे चल के हुआ भी, हम सब जानते हैं. And district collector should be the CEO of Zilla Parishad. Alright, so this is PK Thangan committee, and now the final committee, the VN Gadgil committee in the year 1988 only. दोनों कमेटी, इनके ईयर्स याद रखना यार, इंपॉर्टेंट होता है. VN Gadgil कमेटी भी 1988 में फॉर्म हुई थी, एंड दिस कमेटी आल्सो रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. दिस कमेटी रिकमेंडेड द 3-tier system of पंचायती राज at village, block and district level, fixed tenure of पंचायती राज system of 5 years, almost same as the PK Thangon committee. Reservation for SCs, STs and women. State Finance Commission should be there to give a recommendation with respect to the devolution of the finances from the state government to the Panchayati Raj, and establishment of State Election Commission for the conduction of elections to the panchayats. Because we all know हमारे देश में पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं, जो अर्बन लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस होते हैं, that is not conducted by the Election Commission of India. That is all these elections are conducted by the State Election Commission. All right. So this is regarding the VN Gadgil committee.
नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इतनी सारी कमिटीज बना दी गई तो हुआ क्या, ये तो कमिटीज पे कमिटीज बनाई जा रहे हैं, हुआ क्या? देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इन द स्टेट लिस्ट एंट्री 5, दिस वाज इन द स्टेट लिस्ट। अब यहाँ पे ये था कि जब स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर यूनियन का कानून बनाना इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जामा पहनाना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में है। तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकती थी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को आफ्टर एनी कमिटी कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता था। इट कुड ओनली बी डन व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन, ये तभी हो सकता था जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके बाद तो ऑफकोर्स स्टेट्स को करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो दैट इज वाई इतनी सारी कमिटीज बनी, बट फिर भी कुछ नहीं हो पाया था क्योंकि स्टेट लिस्ट में होने की वजह से यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको डायरेक्ट नहीं कर सकती थी कि आपको ऐसा करना पड़ेगा अनलेस की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया जाए। तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की स्टेप्स आगे बढ़े और सबसे पहले राजीव गांधी ने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मूव किया इन दी पार्लियामेंट इन द ईयर 1989। ठीक है, 1989 में इन्होंने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मूव किया। दिस बिल वाज पास्ड इन लोकसभा बट इट वाज वेहमेंटली अपोज्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज। ऑपोजिशन पार्टी ने इसको अपोज किया। क्यों अपोज किया? फॉर द सेम रीजन, बिकॉज दे वर सेइंग कि यू आर बेसिकली सेंट्रलाइजिंग द डिसेंट्रलाइज्ड थिंग। ठीक है, उनका ये मानना था कि आप ऐसा करके जो हमारे पंचायती राज सिस्टम्स है उसके ऊपर भी कंट्रोल बनाना चाहते हो, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज a huge opposition to this constitutional amendment bill and that's why it could not be passed in Rajya Sabha. ये राज्य सभा में पास नहीं हुआ। In the very next year, VP Singh, this is Mr. VP Singh ने again 1992 में एक और constitutional amendment bill move किया in the parliament, but again this bill was not passed because of the fall of the VP Singh government. ये गवर्नमेंट गिर गई, उसके बाद भी ये बिल पास नहीं हो पाया। Then finally दिस मैन केम पीवी नरसिम्हा राव। जब पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मूव किया एंड दिस अमेंडमेंट बिल वाज कन्वर्टेड इनटू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड इट केम इनटू फोर्स, वन सेकेंड थोड़ा सा मिटा देते हैं, एंड दिस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स on 24th of April 1993 and that is why 24th April is observed as the National Panchayati Raj Day across the country. Alright, and this act also inserted a new schedule, 11th schedule in the Constitution of India, and articles 243 to 243O deals with the Panchayati Raj institutions in the country. So I hope guys this evolution of Panchayati Raj is clear. In the next session guys, I will bring to you all the salient features of the 73rd Constitutional Amendment Act, or you can say the 11th schedule, और हम देखेंगे कि कैसे 73rd Constitutional Amendment ने किस तरीके से पंचायती राज को हमारे देश में स्ट्रेंथन किया। एंड देन वी ऑल नो कि आज भी हमारे देश में PRIs की हालात जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, दे आर नॉट too much efficient, they are not at least that much efficient जितना कि एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे। So what are the reasons of the inefficiency of Panchayati Raj systems? All these things will be discussed in the next class, that is on Saturday. So I hope everything is clear with respect to the evolution of Panchayati Raj. Thank you so much for watching. I'll see you in the next session on Saturday. Goodbye, take care and God bless.